Hello students, welcome to Educational Feeds, and in this video I am going to make your NCERT Soft Excel clear for you. So just sit with some highlights and stick with the video till the end. वीडियोस में अभिक्रियाओं को बैलेंसिंग करना सीखा था कि किस तरीके से कोई भी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं, और उसके बाद हमने उनकी भौतिक अवस्थाओं के निशान लगाने के बारे में भी सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो किसी एक तत्व के दूसरे तत्व में बदलने के प्रोसेस को नहीं कहते। जैसे या फिर किसी भी एक परमाणु मिश्रण से कोई भी एक तत्व बाहर निकल गया हो, या फिर वो तत्व अंदर आ गया हो उसके अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये सारी चीज़ें का होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाता है, बल्कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये किसी भी दो तत्वों के बीच के आबंध के टूटने या दो तत्वों के बीच की आबंध के जुड़ने के प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, जिस क्रियाकलाप में हमने एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, जिसे कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और इसमें धीरे धीरे हमने जल मिलाया है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए और देखिए कि इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ। और अब हमें इस बीकर को टच करना है और देखना है कि इसके ताप में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था, इसके अंदर जैसे ही हमने जल को मिलाया तो जल मिलाते ही ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, और बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो और उस टाइम पे ऊष्मा भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो जैसे ही हम बीकर को टच करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा वो बीकर। वैसे मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझाती हूँ कि सपोज़ करिए कि कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि बुझा हुआ नहीं है। नॉर्मली हम किसी चीज़ में पानी डालते हैं तो वो बुझ जाता है। तो यही सोच लीजिए कि इसमें हमने जैसे ही पानी डाल दिया तो ये बुझे हुए चूने में कन्वर्ट हो गया। पहले ये था बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे ही हमने पानी ऐड किया तो ये हो गया बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रहा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिना बुझा हुआ चूना था। हमने इसमें पानी डाला तो ये बुझा हुआ चूना बन गया यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकली, जिसकी वजह से हमें बीकर गर्म भी लगा होगा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दो प्रोडक्ट थे, मतलब अभिकारक यहाँ पे दो थे। पहला था बिना बुझा हुआ चूना, दूसरा था जल। लेकिन जो उत्पाद हमें मिला वो सिर्फ एक ही था, क्योंकि ऊष्मा तो निकलता ही है, तो इसे हम काउंट नहीं करते किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो यहाँ पे हमें उत्पाद सिर्फ एक ही मिला, जो कि था बुझा हुआ चूना। तो ऐसी ही अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, वैसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाम से ही ये हमें बता रहा है कि संयोजन मतलब मिलना, यानी कि किसी भी दो या दो से अधिक चीज़ों का मिलना। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है।
रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ही है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बुझा हुआ चूना है, जिसका निर्माण हमने ऊपर वाली अभिक्रिया में किया था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम उसे दीवारों पे लगाते हैं, तो जब हमने उसे दीवारों पे लगा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में ही प्रेजेंट है। CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो हवा में पहले से ही रहती है। वो गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके वहाँ से जल को निकाल देती है, और जल निकालने के बाद वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, जो कि सफ़ेद कलर की होती है और जिससे दीवारों पे चमक आ जाती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। और कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ यही नहीं होता चूना, कैल्शियम कार्बोनेट का संगमरमर, चौक या खड़िया, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, और इन सब का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। तो देखते हैं कि और अभिक्रियाएं कैसी कैसी हैं संयोजन अभिक्रिया की। पहला है कोयले का दहन, जिसमें कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला और एक उत्पाद बना जो कि है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमारा दूसरा उदाहरण है यहाँ पे H2 तथा O2 से जल का निर्माण। हम सभी जानते हैं कि H2O जल होता है, लेकिन उसमें वो जल बनता कैसे है, तो वो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये पूरी एक डेफिनेशन दी हुई है, इसे अपनी NCERT में मार्क कर लीजिए। ओके। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जितनी भी अभिक्रियाएं हुई उन सब में ऊष्मा निकली। तो ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ और उदाहरण देखेंगे। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे यहाँ पे मीथेन गैस है और ऑक्सीजन है। मीथेन गैस एक तरीके का प्राकृतिक गैस है। ये दोनों जब मिले तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस के फॉर्म में निकला है और ऊर्जा भी निकली है। तो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों ही सेम ही होती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा निकल रही है। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया को विशेष नाम है श्वसन, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। तो ये श्वसन की अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दिखाया गया है। और श्वसन जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, और एनर्जी हम सभी जानते हैं कि हमें खाने से मिलती है और सांस लेने से मिलती है। तो इसलिए ये एक तरीके की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी बात को बस यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा बढ़ा के लिख दिया गया है। और ये एक समीकरण है जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया दिखाई गई है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिला तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिली है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जो साग सब्जियां होती हैं वो विघटित मतलब खराब होकर कंपोस्ट मतलब खाद बन जाती हैं, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि उससे भी एनर्जी मिलती है, लेकिन उस कंपोस्ट से एनर्जी सिर्फ पेड़ पौधों को मिलती है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिससे एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अब हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, किसी भी चीज़ का वियोजन कहलाता है। पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। इसको एक क्रियाकलाप द्वारा समझाया गया है
तो क्रियाकलाप कुछ ऐसा है कि हमने एक परख नली ली है, उसमें फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाले हैं और उसके बाद उसे बर्नर पे गर्म किया है, और गर्म करने के बाद हमें उसे थोड़ा सा उसे स्मेल करना है कि आखिर उसके स्मेल में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध के आप सूंघ सकते हैं। तो ये रहा वो अभिक्रिया, उसका समीकरण है। जैसे फेरस सल्फेट, उसे जब हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, जिसकी वजह से हमें उसके गंध में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही अभिकारक है जो टूट कर कई सारे उत्पाद प्राप्त कर रहा है, जैसे कि ये फेरिक ऑक्साइड, SO2, SO3 ये हो गया। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये कई बार इसमें से कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा बताओ, दूसरा ये कि जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो उसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जिसके पास 7 H2O के परमाणु थे, वो सातों के सातों H2O त्याग देते हैं, यानी कि अपना जल त्याग देते हैं, और इसलिए क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और उसके बाद फेरस सल्फेट गर्म होकर किन किन चीज़ों में टूटता है, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसका आंसर होगा कि फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी ये बनते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपनी NCERT में। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। अभी जो अभिक्रिया हमने देखी उसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग हैं। एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अगर जिसमें ऊष्मा दे जा रही हो और तब वो चीज़ें टूट रही हों, तब वो अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा हो, तो ऐसे वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये वियोजन अभिक्रिया का ही अगला एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमने एक परख नली ली है और उस परख नली के अंदर हमने लेड नाइट्रेट को डाला है और उसे बर्नर के नीचे गर्म किया है। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ऐसा करने पे आप ये देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं इसमें से निकल रहा है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है और वह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। ये इस अभिक्रिया का यहाँ पे समीकरण दिया गया है कि लेड नाइट्रेट, जब उस पर हमने ताप डाला तो वो लेड ऑक्साइड में बदल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया और ऑक्सीजन। तो ये दोनों तो गैसें हैं, तो ये दोनों तो निकल जाएगी और लेड ऑक्साइड उसके अंदर ही रह जाएगा और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारी जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो कुछ तीन तरीके से होती है। पहली हमने देख ली ऊष्मीय वियोजन। दूसरा हमारा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब जो कि बिजली से उसका वियोजन हो, उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। तो ये एक क्रियाकलाप है। मैं बता देती हूँ कि इस क्रियाकलाप में दिखाया गया क्या गया है। पहले एक प्लास्टिक का मग लिया हुआ है, उसके अंदर हमने कैथोड और एनोड को लगाया है और उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने उसके अंदर ग्रेफाइट रॉड लगा के दो परख नलियों को उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया है जल के अंदर। और जल हमें पता ही है कि वो H2O से बना होता है। तो जब हम ऐसा करेंगे और इस कैथोड और एनोड से हम बिजली को पास करवाएंगे, तो ये जो H2 और O ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और O जो है वो ऑक्सीजन बन जाएगी और दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब H2O से हमें दो चीज़ें प्राप्त होंगी, वो होंगी H प्लस O। तो ये एक तरीके का विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भी एक ही पदार्थ टूट के
दो पदार्थों में बदल रहा है। और ये हमारा तीसरा वियोजन अभिक्रिया है जो कि प्रकाश के द्वारा हो रहा है, यानी कि प्रकाशीय वियोजन। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो ये एक चाइना डिश है जिसके अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, और जब हम इसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वरी कलर से बिल्कुल धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि चमक इसकी गायब हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब धूप में रख देते तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, इसलिए ऐसा हमें दिखाई देता है उसके रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पे वो अभिक्रिया का समीकरण दिखाया गया है। ये AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये Ag और Cl में कन्वर्ट हो गया। और ये सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें AgBr सूर्य का प्रकाश लगा तो AgNBr बन गए। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, और ये जो अभिक्रिया है इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्मा शोषी, ये नाम से ही आप लोगों को याद हो जाएगा कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। और वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहली होती है ऊष्मा से, प्रकाश से और विद्युत से। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।